हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे अलॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीजन। और ये वीडियो होने वाली है 20 मोस्ट फिलअप क्वेश्चन के, जो कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में आते रहते हैं फिलअप के क्वेश्चन। और ये वीडियो पार्ट है उस सीरीज़ का जिसमें हमने अभी तक 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिसमें पहली वीडियो थी एरर रिलेटेड, दूसरी थी सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ये है फिलअप। इसके बाद आएगा स्पेलिंग एरर और उसके बाद हम देखेंगे जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, इट इज़ रगेड, रेस्टलेस एंड अनसर्टेन एग्जिस्टेंस दैट द लीड। तो देखो, रगेड यानी बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है, यानी बहुत ही अनइवन लाइफ है। रेस्टलेस यानी थकावपूर्ण, इसमें आराम नहीं है। और अनसर्टेन है इनकी एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व। तो बेसिकली ये ना एक ऐसी लाइफ है जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब वो लाइफ कैसी है? अनइवन सी है, जिसमें आराम करने का कोई मौका नहीं है और उनकी जो अस्तित्व है वो बहुत ही अनिश्चित है। मतलब कोई ऐसी ज़िंदगी जो ऐसे बंजारों की तरह जीते हैं, ऐसा अगर आप लोगों ने सुना होगा। इधर नॉर्थ इंडिया में उनको बंजारा बोलते हैं, जिनका कोई ऐसा फिक्स्ड शेल्टर नहीं होता। तो ये डिस्क्रिप्शन है नोमैड्स का, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका कोई एक फिक्स्ड शेल्टर नहीं होता। फार्मर का थोड़ी ना है, सोल्जर का थोड़ी ना, विलेजर का थोड़ी ना है। तो बेसिकली इधर फिलअप में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था, उसी हिसाब से हमें एक वर्ड फिल करना था। तो फिलअप में ना अलग अलग टाइप के, कभी कभी वर्ड फिल करना होगा अप्रोप्रिएट, कभी कभी कोई टेंस वाला फिलअप करना होगा, कभी कभी सिनोनिम एंटोनिम का फिलअप करना होता है। तो वो फिलअप में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना देते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ही वॉज एन। अब देखो, ही वॉज एन, यहाँ पे ना हम सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। रीज़न, यहाँ पे एन है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा नाउन आएगा जो वावेल साउंड करेगा। कैसा साउंड करेगा? वावेल साउंड। तो वावेल साउंड कौन सा नाउन नहीं, मतलब कौन सा वर्ड नहीं कर रहा है, हम इसे पहले एलिमिनेट करते हैं। तो नॉर्मल नहीं करेगा और साई नहीं करेगा, बचा इसेंट्रिक और ऑर्डिनरी। तो ही वॉज एन ऑर्डिनरी, ही वॉज एन ऑर्डिनरी हु वॉज फॉन्ड ऑफ बियर्ड पेट। तो देखो, यहाँ पे इसेंट्रिक और ऑर्डिनरी दोनों एक नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहाँ भी दिख जाए उनके पहले आर्टिकल ए या एन लगा दिया करो, ये रूल है। तो यहाँ पे इसेंट्रिक और ऑर्डिनरी दोनों हो सकता है, लेकिन एक ही होगा दोनों में। कैसे? देखो, वियर्ड पेट, ही वॉज एन, वो था एक ऐसा आदमी जिसको वियर्ड पेट यानी अजीब अजीब से पालतू जानवर पालने का शौक था। तो अगर किसी को अजीब पालतू जानवर पालने का शौक है, जैसे कोई छिपकली को पालतू जानवर बना लिया, कोई सांप को पालतू जानवर बना लिया, कोई अजीब सा जानवर को, तो वो इंसान ऑर्डिनरी तो नहीं हो सकता, वो इंसान पागल हो सकता है, इसेंट्रिक हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग से हिला हुआ, मेंटली अनस्टेबल। तो इधर जो सही होगा वो होगा इसेंट्रिक। तो ऐसे हमें एग्जाम में सोचना होगा। अगला क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करके। प्लानेट मूव्स इन, ये तो बहुत आसान है। प्लानेट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट में घूमते हैं अराउंड द सन। तो कभी कभी ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस लेफ्ट हिम टोटली। अब देखो, यहाँ पे हमें एक अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबी कोई बीमारी हो, एक बहुत लंबी बीमारी, जैसे कैंसर हो गया, बहुत लंबी बीमारी है, ट्रीटमेंट में टाइम लग जाता है। तो द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस लेफ्ट हिम टोटली, तो एक बहुत लंबी बीमारी ने उसको बिल्कुल से क्या कर दिया? स्ट्रांग बना दिया, हैप्पी बना दिया, एनर्जेटिक बना दिया? नहीं, इनरवेटेड। इनरवेटेड मतलब एनर्जी एकदम डाउन हो जाए, एनर्जी एकदम डाउन हो जाए, आप बहुत ज़्यादा लो फील करो, लो फील करो, एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाए, चूस ले मतलब आपकी सारी ताकत। तो वही लंबी बीमारी थी, उसने उसको पूरी तरह से ड्रेन कर दिया, सुखा दिया, इनरवेटेड, लेफ्ट हिम टोटली इनरवेटेड। अगला क्वेश्चन, वेकिंग अप एट 3 o'clock आई हर्ड द थंडर। तो 3 बजे जब मैं उठा तो मैंने सुना थंडर, यानी आसमान में गरजने की आवाज़। तो देखो, विस्पर नहीं होता, विस्पर मतलब खुसफुसाना होता है, और जो आसमान में गरजता है वो खुसफुसाता नहीं है, विस्पर नहीं करता। और जो क्रैकल होता है ये तो फायर होता है, मतलब वो जो फायर क्रैकर्स होते हैं जो दिवाली में हम जलाते हैं,
फायर क्रैकर्स, तो क्रैकलिंग ऑफ फायर, आग का चिटकना, उस संदर्भ में ये वर्ड यूज होता है। एक्चुअली में जो थंडर होता है उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है रंबल, रंबल ऑफ थंडर, यानी बादल का गरजना। तो थंडर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है रंबल, रंबल ऑफ थंडर, बादल का गरजना, बादलों की गड़गड़ाहट, तो उसको बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ अप्रोप्रिएट वर्ड होगा रंबल। कुछ वर्ड हमें ऐसे याद रहने चाहिए, उनका कोई एक फिक्स मतलब नहीं होता, बट वो यूज होते हैं उन वर्ड के साथ, रंबलिंग ऑफ थंडर। अगला क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसे नोट कर लिया करिए। दैट वॉज इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, तो दैट वॉज इम्पॉर्टेंट यानी ए लगेगा, तो दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, सिंपल। मैंने वैसे ही बोला था सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, इम्पॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है तो एन आर्टिकल लगा दिया, और यहाँ पे वॉवेल साउंड है इसलिए एन लगेगा, ए नहीं। अगला क्वेश्चन, ही हैज़ नो अल्टरनेटिव सो ही बिगेन, यहाँ पे कुछ नहीं, हम इंस्टिंक्ट पे चलेंगे, हमें क्या सही लगता है। ही हैज़ नो अल्टरनेटिव, उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन। सो ही बिगेन टू प्रैक्टिस, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसलिए उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सो ही बिगेन टू प्रैक्टिस, आपके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट करो कि यार पेपर कैसा आएगा, अब तो वेंडर चेंज हो गया क्या करें, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस, बिगेन टू प्रैक्टिस, यू गाइज स्टार्ट योर प्रैक्टिस। तो ही हैज़ नो अल्टरनेटिव सो ही बिगेन टू प्रैक्टिस, यही वर्ड फिट बैठ रहा है, और कोई भी भर के देख लो। तो कभी कभी हम अपने इंस्टिंक्ट से भी आंसर मार्क करते हैं, बट इसमें काफ़ी रिस्क होता है, बट जब आपको सही लगे तो आंसर मार्क कर देना। अगला क्वेश्चन, दे रन द चाइल्ड, अब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, एक्चुअली में रन आफ्टर होता है, रन आफ्टर मतलब किसी के पीछे भागना, क्योंकि मतलब किसी के पीछे भागना, तो दे रन आफ्टर अ चाइल्ड होगा, रन बिसाइड बगल में, रन टूवर्ड बच्चे की ओर, ये भी सही वर्ड था, दे रन टूवर्ड द चाइल्ड, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है तो ये फिक्स रहता है, रन आफ्टर का ही मतलब होता है किसी के पीछे भागना, उनको पकड़ने के लिए, तो दे रन आफ्टर अ चाइल्ड होगा। अगला क्वेश्चन, ही क्लाइम्स अप द हिल, वो पहाड़ पे चढ़ गया, ही क्लाइम्स अप द हिल, क्लाइंब अप करते हैं, क्लाइंब डाउन नहीं करते, वैसे यहाँ पे क्लाइंब डाउन भी सही होगा। रीज़न, क्लाइंब अप यानी ऊपर चढ़ गया, क्लाइंब डाउन यानी नीचे उतर गया, तो ही क्लाइम्स डाउन द हिल और ही क्लाइम्स अप द हिल दोनों सही होगा। तो इसीलिए अब एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि दो दो ऑप्शन सही हो, वहाँ पे वो कोई और ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे, एबव लिख देंगे लोग, तब अब ये गलत हो जाएगा और यही सही रहेगा। बट यहाँ पे जैसे ये मॉक का था जो मुझे मिला था क्वेश्चन, तो उधर ऑप्शन गलत थे, तो गलत नहीं, बेसिकली ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ही क्लाइम्स डाउन द हिल, क्लाइम्स अप द हिल। अगला क्वेश्चन, दे द सिटी एक्सपीरियंस दैन एवरेज रेनफॉल दिस ईयर टिल नाउ, सिटी को इस साल कम बारिश मिली है, वही कहना चाह रहे होंगे, या तो ज़्यादा बारिश मिली होगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ज़्यादा का बात नहीं किया गया, कम का बात किया गया है, तो कम फ्यू का भी कम होता है, लिटिल मतलब भी कम होता है, लेस मतलब भी कम होता है, तो देखो लेस देन ही होगा, फ्यू नहीं होगा, क्योंकि देखो रेनफॉल है, रेनफॉल अनकाउंटेबल नाउन है, और फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, फ्यू तो गया। बाकी लिटिल नहीं होगा, क्योंकि लिटिल एक कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, लिटिल एक्चुअली में पॉजिटिव डिग्री है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो होता है लेस, और लेस ऑप्शन ऑलरेडी है, तो इसलिए लिटिल भी नहीं होगा, फ्यू भी नहीं होगा, होगा लेस। अब मच नहीं होगा, क्योंकि मच कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता, मच तो एक एडजेक्टिव है, ओ सॉरी एडवर्ब है, और हमें चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन एडजेक्टिव से ही तो होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तो इसलिए यहाँ लेस होगा। अब देखो आपने दो वर्ड सुने, इधर तो फिक्स कर दो, लेस हो गया, अब दो वर्ड आपने सुने होंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, रानी मैम ने 60 रूल में कराया था, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। लेस देन, लेकिन लेसर देन मत लगा देना, लेसर देन नहीं होता, लेसर देन नहीं होता, लेस, लेस देन होता है, और लेसर देन कभी नहीं होता, लेस देन ही होगा, लेसर देन कभी नहीं होगा, इसकी जगह पे होगा लेसर ऑफ, ये भी कंपैरिजन में यूज होता है, रानी मैम ने एक रूल में बताया था, एक बार अपने नोट्स ओपन करके रिवाइज कर लेना, लेस देन और लेसर ऑफ
में क्या डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, द ओवरऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन वॉज दैट द सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी टफ। तो जो भी प्रेजेंटेशन था वहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट का कोई प्रेजेंटेशन दिया गया होगा तो वहाँ पे सबको समझ में आया कि सब्जेक्ट बहुत टफ होने वाला है। तो ओवरऑल क्या, ओवरऑल मतलब मोटा मोटी क्या आपको समझ में आया, तो ओवरऑल आउटलुक नहीं, ओवरऑल टेक अवे। हम वर्ड यूज़ करते हैं टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है सारांश। जो हमें मोटी मोटी बात हम बोलते नहीं, हिंदी में मोटा मोटी यही हमें समझ में आया, लगभग लगभग, तो वही होता है। उसका इंग्लिश वर्ड होता है टेक अवे, सारांश। यानी जो इसका समराइज अगर हम कर दें तो जो हमें समझ में आया प्रेजेंटेशन में कि सब्जेक्ट टफ होने वाला है, तो द ओवरऑल टेक अवे फ्रॉम द प्रेजेंटेशन वॉज दैट द सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी टफ। रिमार्क मतलब होता है कमेंट करना, और रिव्यू होता है किसी चीज़ को यूज़ करने के बाद उस पर अपना ओपिनियन देना, और आउटलुक होता है हैव अ व्यू, किसी चीज़ पे अपना एक नज़रिया होना। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड फिट बैठ रहा है वो होगा टेक अवे। टेक अवे मतलब होता है समरी ऑफ समथिंग, या सारांश हिंदी में बोलते हैं, एकदम एग्जैक्ट हिंदी में। अगला क्वेश्चन, ऑल्दो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल बट इट डिड नॉट द एम्बियंस। यद्यपि वहाँ बहुत लोग थे। अब मैंने उस दिन बताया था दो और ऑल्दो अपने साथ यट लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो सिंपली कॉमा से भी काम चल जाता है उनका। तो देखो यहाँ पे सिंपली कॉमा लगा है। एक्चुअली में यहाँ पे अभी मुझे याद है, यहाँ पे एक एरर है, एरर वाला क्वेश्चन भी इसमें हम बना सकते हैं। अभी मैं समझाता हूँ। और दो ऑल्दो के साथ बट नहीं लगता, यट लगता है। तो यहाँ पे एक एरर वाला क्वेश्चन भी है। तो देखा, एरर का भी प्रैक्टिस करा दिया। तो दो ऑल्दो यट होगा, बट नहीं होगा। चलो अभी हम ये फिलअप का क्वेश्चन है तो हम फिलअप पे फोकस करते हैं। तो ऑल्दो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल येट इट डिड नॉट द एम्बियंस। यद्यपि वहाँ बहुत लोग थे, लेकिन बहुत लोगों के होते हुए भी जो वहाँ का एम्बियंस था किसी लोकेशन की, वो ख़राब नहीं हुई। तो एम्बियंस ख़राब नहीं हुआ, क्रिएट हुआ नहीं, अफेक्ट हुआ नहीं। स्पॉइल और रूइन दोनों का मतलब होता है ख़राब कर देना। अब यहाँ पे स्पॉइल भी हो सकता है, रूइन भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होती है कि अब क्या करें। तो देखो भाई, रूइन होता है फिजिकल डिस्ट्रक्शन, यानी किसी चीज़ की फिजिकली तबाह हो जाना, यानी बिल्डिंग को हमने रूइन कर दिया, पूरा उखाड़ के फेंक दिया। यहाँ पे हमने फिजिकल डिस्ट्रक्शन करी, लेकिन हम बिल्डिंग को स्पॉइल नहीं करते। जैसे देखो, हम बोलते नहीं है एक वर्ड, मूड स्पॉइल हो गया, यानी मेरा मूड ख़राब हो गया। हम कभी ये नहीं बोलते मूड रूइन हो गया, क्योंकि हम फिजिकल डिस्ट्रक्शन थोड़ी ना कर रहे हैं जब हमारा मूड ख़राब होता है। कोई ऐसा थोड़ी ना कि आपके सर पे आके मारने लगता है। वहाँ पे हमारा ऐसे मूड अंदर से ख़राब होता है, एब्स्ट्रैक्ट वे में ख़राब होता है। तो हम मूड स्पॉइल बोलते हैं। तो वह सिंपल यही अंतर है। स्पॉइल और रूइन दोनों का मतलब होता है ख़राब कर देना। रूइन में क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन करते हैं हम, और स्पॉइल में क्या होता है कि हम चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट वे में ख़राब करते हैं। तो जो वहाँ का पार्टी का एम्बियंस था वो ख़राब हो गया। वहाँ हमने कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं किया, बस माहौल थोड़ा सा ख़राब हो गया। एक्चुअली में माहौल ख़राब नहीं हुआ, यद्यपि वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो माहौल ख़राब नहीं हुआ, स्पॉइल होगा। हम कभी ये नहीं बोलते यू रूइन माई वेडिंग, नहीं, यू स्पॉइल माई वेडिंग ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हम वहाँ कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। बस वहाँ का जो चीज़ें थी उनको एब्स्ट्रैक्ट वे में हमने थोड़ा ख़राब कर दिया। समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया एक बार थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना है इस पार्ट को, रूइन और स्पॉइल में अंतर क्या होता है। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट वे आउट ऑफ द सिटी इज़ थ्रू द आउटर रिंग रोड। इस शहर से बाहर जाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप आउटर रिंग रोड से होकर गुजरो। तो से होकर की जो अंग्रेजी होती है वो होती है थ्रू। अंडर द रिंग रोड नहीं, ओवर द रिंग रोड नहीं, ऑन द रिंग रोड के ऊपर से नहीं, से होकर, रिंग रोड से होकर गुजर जाओ अगर तुमको इस सिटी से बाहर जाना है तो। अगला क्वेश्चन, रोशनीज हाउस इज जस्ट द रोड। रोशनी का हाउस रोड के बहुत पास है, तो जस्ट बिसाइड द रोड होगा, सिंपल। अच्छा, अगेंस्ट का क्या मतलब होता है ये भी समझा देता हूँ। तो अगेंस्ट का एक मतलब होता है किसी के विरुद्ध हो जाना, विरुद्ध। तो इसकी मीनिंग हम जानते हैं। एक अगेंस्ट का मतलब होता है से टिक कर, से टिक कर, से टिक कर। इसका हम थोड़ा समझते हैं। जैसे एक सीढ़ी है और वो दीवार के अगेंस्ट खड़ी हुई है,
तो हम बोलेंगे कि एक सीढ़ी दीवार पे ऐसे खड़ी करी गई है, तो हम वहाँ पे इंग्लिश में जो बोलेंगे द लैडर इज बिसाइड द वॉल, नहीं, द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल, यानी किसी चीज़ से टिक कर खड़े होना। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, अचानक मेरे बगल एक बस आके खड़ी हो गई, अब मैं बस पे अपना कंधा टिका के खड़ा ऐसे थोड़ा लटक गया, तो मैं बोलूँगा आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द बस। ये नहीं बोलूँगा कि बिसाइड द बस, नहीं, मैं उस पर टिका के अपना खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द बस। तो यही होता है अगेंस्ट का एक दूसरा मतलब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ऑन हियरिंग द नॉइज द रैबिट जम्प्ड ऑफ द बेड। आवाज़ सुनने पे जो रैबिट था, खरगोश था, वो बेड से क्या कर गया? दो, यहाँ पे भी दो ऑप्शन सही होंगे। जम्प्ड ऑन द बेड, वो बेड पर कूद गया, सिंपल। लेकिन 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 जम्प्ड ऑफ द बेड, जम्प्ड ऑफ द बेड, बेड से नीचे कूद गया। जम्प्ड ऑफ का मतलब होता है कहीं से नीचे कूद जाना। तो आवाज़ सुनने पे जो रैबिट था वो बेड से कूद गया, मतलब नीचे कूद गया। जम्प्ड ऑफ द बेड, अब ये सही होगा। जम्प्ड इन द बेड, बेड के अंदर कूद गया, नहीं, बेड के अंदर कहाँ जाओगे? या तो ऊपर रहोगे, या तो बेड से ऊपर से नीचे कूद जाओगे, अंदर नहीं जाओगे। तो इन तो गया। जम्प्ड एट द बेड नहीं होगा, एट तो एक लोकेशन के लिए होता है, तो गया दो ऑप्शन। अब बचा इन और ऑफ। जम्प्ड ऑफ मतलब होता है बेड के ऊपर से कूद गया नीचे, ये सही है। ऑन क्यों नहीं होगा? देखो, अगर रैबिट आवाज़ सुनने पे मान लो नीचे है और वो नीचे से ऊपर बेड पे कूद रहा है, तो अभी वो बेड पे है नहीं, लेकिन वो बेड के ऊपर कूद रहा है, वो एक मोशन में है। यही अंतर होता है। ऑन मतलब होता है ऑलरेडी आप उस पे हो। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, माई फ़ोन इज़ ऑन द टेबल, टेबल पे मेरा फ़ोन ऑलरेडी है, अभी उस पे रखा नहीं है। और जैसे मान लो एक बिल्ली आके मेरे टेबल पे कूद जाए, तो मैं बोलूँगा द कैट इज़ कैट इज़ जंपिंग ऑन टू माई टेबल, मेरे टेबल पे अभी कूद रही है, वो ऑलरेडी टेबल पे है नहीं। तो रैबिट जो है आवाज़ सुनने पे बेड पर कूद रहा है, ऑन नहीं होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि ऑन द बेड, बेड के ऊपर कूद गया, नहीं, ऑन द बेड नहीं हुआ। इस केस में ऑन टू द बेड होना चाहिए था, वो बेड पे है नहीं, आवाज़ सुनने के बाद वो बेड पे कूदा होगा। तो यहाँ पे ऑन टू होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बेड पे नहीं था, बेड के ऊपर कूद कर पहुँचने वाला है, तो ऑन टू होगा उस केस में। ऑन और ऑन टू में ये डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऑन टू तो है नहीं, तो इसलिए ऑन तो नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा, ऑफ होगा। यानी बेड पे वो ऑलरेडी था बंद, वो रैबिट, वो बेड के नीचे कूद गया। थोड़ा दिमाग लगाना है, इसलिए रिपीट कर लो, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। बहुत लोग ऑन लगा के आ जाएंगे, ऑन नहीं होगा, ऑन टू होगा, अगर सही होना होगा भी तो। देखो, दो केस हो सकते थे, या तो जो खरगोश था वो नीचे से ऊपर बेड पे कूद जाए, तो उस केस में ऑन टू लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बेड पे नहीं था। और दूसरा केस हो सकता है कि रैबिट बेड पे था और वो नीचे कूद गया ऑफ द बेड, तो यहाँ पे ऑफ होगा, ऑन टू ऑप्शन में है ही नहीं। रिपीट कर सकते हो आप अगर डाउट हो। अगला क्वेश्चन, डू यू हैव, अब यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगेगा। डू यू हैव बुक फोकसिंग ऑन दिस वॉर, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है जो इस वॉर से रिलेटेड बातें करती हो, मतलब बताती हो? तो यहाँ पे कोई किताब है, ए और एन की बात नहीं की है, एक किताब दो किताब की, कोई भी किताब हो, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी किताबें लगेंगी उस वॉर से रिलेटेड या उस युद्ध से रिलेटेड तुम्हारे पास कितनी किताबें, वी डोंट नो ना, तो हम ए एन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे सम या एनी। अब सम या एनी में क्या लगेगा? एनी लगेगा। डू यू हैव एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? सम लग सकता है। अभी मैं बताता हूँ सम और एनी में अंतर क्या है। बेसिकली दोनों का सेम मतलब होता है। सम जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है केवल, एनी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है। मतलब जैसे मैं बोलूँ आई हैव सम वाटर, या आई हैव सम एप्पल, मेरे पास कुछ सेब हैं। वही अगर मुझे निगेटिव में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? आई डू नॉट हैव एनी एप्पल, तब वहाँ सम नहीं लगाऊंगा। बस यही अंतर है, दोनों का मतलब सेम है, बस निगेटिव में एनी लगता है और अफर्मेटिव में सम लगता है, और इंट्रोगेटिव में भी एनी ही लगता है। जैसे मैं यही चीज़ लिखूँ, डू यू हैव एनी एनी एप्पल, बस वही सेम चीज़। सम और एनी का सेम मतलब है, बस सम अफर्मेटिव में रहता है, आई हैव सम एप्पल, एनी
निगेटिव इंट्रोगेटिव में रहता है, जैसे आई डू नॉट हैव एनी एप्पल, डू यू हैव एनी एप्पल, समझे। तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी इंट्रोगेटिव था, इसलिए ए नहीं लगेगा, सम नहीं। अगला क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत आए एक्सप्लेनेशन में दोबारा रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। कॉफ़ी सीड्स ड्राइड एंड रोस्टेड बिफोर दे आर ग्राउंड। तो कॉफ़ी सीड को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, रोस्ट किया जाता है बिफोर, उनको ग्राउंड पे रखने से पहले। तो कॉफ़ी सीड्स प्लूरल नाउन है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी, ये सब सिंगुलर वर्ब है, केवल यही प्लूरल वर्ब है, तो यही होगा आर। आसान क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अ लिटिल हैज़ बीन डन इन दिस एरिया। इस एरिया में एक छोटी सी क्या की गई है, वर्क, काम किया गया है। अ लिटिल वर्क हैज़ बीन डन इन दिस एरिया, क्यों नहीं, काम हो सकता है। अ लिटिल रिसर्च हैज़ बीन डन इन दिस एरिया, बिल्कुल। अ लिटिल स्टडीज़ नहीं, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है, और स्टडीज़ एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अ लिटिल एक्टिविटी, ये भी काउंटेबल नाउन है, इसके लिए भी नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गए। एक्चुअली में ना यहाँ पे भी दोनों आंसर सही हो सकते हैं। अ लिटिल वर्क, कोई एक छोटा सा काम इस एरिया में किया गया है, क्या पता रोड बनवा दिया गया हो, तो ये भी सही है। अ लिटिल रिसर्च, एक छोटी सी रिसर्च इस एरिया में की गई है, ये भी सही है, यानी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। एग्जाम में दोनों ऑप्शन सही होने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैं मॉक में करा रहा हूँ, तो ऐसे ऑप्शन बन जा रहे हैं गलती से जहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे दोनों, बट हमें इससे आइडिया मिलेगा ना कि कैसे सोचना है, यहाँ पे मैं सोचना सिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा दो ऑप्शन भी सही हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये नहीं तो ये भी हो सकता है। तो अ लिटिल वर्क भी सही है, अ लिटिल रिसर्च हैज़ बीन डन इन दिस एरिया भी सही है। अगला क्वेश्चन, वन हु प्लान्स। अब देखो यहाँ पे मैं बोला ना, कभी कभी ना ये कुछ भी पूछ लेते हैं। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया इन्होंने, किस में, फिलअप में। वन हु प्लान एंड ड्रॉ द डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड आर्किटेक्ट। मेसन मतलब होता है मिस्त्री, इंजीनियर तो जानते ही हैं आप, और कारपेंटर तो क्या ही बताएं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे पहले इसको हटाते हैं, ये क्या है। अनलेस वन गो, जब तक एक जाएगा नहीं, ही कैन नॉट लर्न, जब तक वो जाएगा नहीं वो सीखेगा नहीं। तो अनलेस वन गोज, एक्चुअली ऑप्शन फिक्स करते हैं, डजंट गो, डिडंट गो और वेंट। तो यहाँ पे डजंट गो, और इसको इस कलर का करते हैं, हाँ डजंट गो। अब यहाँ क्या होगा, अनलेस वन डजंट गो, सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो ये डिडंट गो गलत हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में चला गया, और ये भी पास्ट में गया, इसको गलत करते हैं। अब देखो, अनलेस वन डजंट गो ही कैन नॉट लर्न, ये भी सही हो सकता है। अनलेस वन गोज ही कैन नॉट लर्न, ये भी सही हो सकता है। लेकिन असली में जो सही होगा ना, वो यही होगा, अनलेस वन गोज ही कांट लर्न। अभी बताता हूँ क्यों। जैसे देखो भाई, एक रूल रानी मैम ने बनाया होगा, अनटिल और अनलेस, इन इन देखो ये दो क्लॉज में सेंटेंस है, दो हिस्सों में। तो जो अनलेस और अनटिल वाली क्लॉज होगी, वहाँ पे निगेटिव सेंटेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव वर्ड है, ये ऑलरेडी निगेटिव है, और इंग्लिश में डबल निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो जो ऑलरेडी निगेटिव वर्ड हैं, तो इसलिए इनके साथ क्लॉज में अब निगेटिव चीज़ें आएंगी ही नहीं, यानी निगेटिव सेंटेंस होएगा ही नहीं। तो अनलेस वन गोज, जब तक वो जाएगा नहीं, ही कैन नॉट लर्न, वो नहीं सीख सकता। तो अनलेस और अनटिल वाले में याद रखना, अनलेस और अनटिल वाला जो क्लॉज होगा उसमें कोई निगेटिव चीज़ें नहीं रहेंगी, कोई निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा। लेकिन जो दूसरी क्लॉज होगी उसमें एक निगेटिव, मतलब उसमें निगेटिव सेंटेंस रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स है। अनलेस अनटिल वाला जो क्लॉज रहेगा, वहाँ पे कोई निगेटिव चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन उसके जो दूसरा क्लॉज रहेगा वहाँ पे एक निगेटिव, मतलब निगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए, फिक्स है। रानी मैम ने रूल में कराया था, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। तो अनलेस वन गोज, जब तक कोई जाएगा नहीं, ही कैन नॉट लर्न, तब तक वो सीखेगा नहीं, सिंपल। और इसी के साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 20 क्वेश्चन खत्म हो, सॉरी फिल इन द ब्लैंक के 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और इस सीरीज़ में जो मैंने पहले 2 वीडियो बनाई है वो भी आप देख लें, क्योंकि उनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ।